किसे कहते हैं? अपोहन किसे कहते हैं? इसकी क्रियाविधि के बारे में हमें समझाना है। बहुत सरल है, किसे कहते हैं और इनकी क्रियाविधि के बारे में बताइए। तो यह प्रश्न है। चलिए हम लिख देते हैं इनके बारे में क्रियाविधि। बहुत इजी प्रश्न है प्रिय मित्रों, हो सकता है इस बार ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में छप जाए। तो अपोहन होता क्या है, पहले हम इसके प्रोसेस को समझते हैं। अपोहन का मतलब होता है, पर्यायवाचिक शब्द है प्रिय मित्रों, कृत्रिम जो वृक्क होता है उसी को कहते हैं। कृत्रिम जो वृक्क है इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही है प्रिय मित्रों। एक अपोहन कहें या कृत्रिम वृक्क कहें या डायलिसिस कहें, यह प्रक्रिया तीनों का एक ही अर्थ होता है। तो कभी कभी हमारा क्या होता है, किसी कारणवश मानव की किडनी या गुर्दा या वृक्क काम नहीं कर पाता, तो उसके स्थान पर क्या है, कृत्रिम वृक्क काम में लिया जाता है, जो रक्त में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। यानी किडनियां नहीं होगी तो प्रिय मित्रों हमारे रक्त में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया है, अमोनिया है, उन यूरिक अम्ल है, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे शरीर में विषैला प्रभाव बनेगा और व्यक्ति को मरना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर आप पहले तो यह अपोहन के बारे में समझ गए होंगे, अपोहन है क्या। तो प्रश्न में हम आंसर इस प्रकार से लिखेंगे अपोहन, फिर हम इसकी क्रियाविधि समझेंगे। अपोहन क्या है? तो प्रिय मित्रों अपोहन की साइड में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कृत्रिम वृक्क भी इसको कहते हैं, और यह ध्यान रखें इसे डायलिसिस भी कहा जाता है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कृत्रिम वृक्क द्वारा, कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, तो जैसे हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों यूरिया, मेन मानव में क्या होता है, यूरिया होता है। अमोनिया हमारा वृक्क क्या कर लेता है, हमारा यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यूरिया को शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना अपोहन कहलाता है, अपोहन कहलाता है। तो यह बात आप समझ गए होंगे। हमारे शरीर में रक्त के शुद्धिकरण का काम कौन करता है, रक्त को छानने का काम करता है प्रिय मित्रों। रक्त को छानने का काम हमारे जो करता है वो करता है किडनियां। क्या करती है, किडनियां करती है। तो कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है, इसे अपोहन कहते हैं। कभी कभी आप हॉस्पिटल में जाते हैं, पेशेंट देखते होंगे, उनके हाथ में ऐसे थैली लटकती है और यहां से पेनिस से यानी सीसन से एक नली आती है, और वो प्रिय मित्रों आपको पता है यहाँ साइड से भी कोई ट्यूब लगी हुई रहती है, उसमें उसका संपर्क रहता है, जिसमें आपको येलो कलर का पेशाब नजर दिखता है। लेकिन उस पेशाब में अधिकांश मात्राएं होती है प्रिय मित्रों नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, अमोनिया होता है। इसमें इस प्रकार से इसकी परिभाषा हो गई। अब चित्र बनाते हैं, नामांकित चित्र, बहुत सरल चित्र है। नामांकित चित्र कैसे बनेगा, बहुत इजी है प्रिय मित्रों। सबसे पहले हमें क्या करना है, एग्जाम में जो आपके कॉपी की जो लाइनें हैं प्रिय मित्रों, एक लाइन है उसमें आप दो पट्टियां बना देना। तो हम यहां पर जो पट्टी बना रहे हैं, तो हमारे पास में एक प्रकार की ये पट्टी हो गई, 7 पट्टी गिन के बना देना। एक पट्टी, 2 पट्टी हमारे पास में बन गई, 3 पट्टी बन गई, 4 पट्टी बन गई, 5 पट्टी बन गई, ये 6 और ये बन गई 7। इनको एक बार अच्छे से गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7। अब करना क्या है प्रिय मित्रों, बहुत आसान है। ये बनने का मतलब है आपने अपोहन की क्रियाविधि को और चित्र को आसानी से समझ लिया है।
यहां आपको काटना है और ये कच्ची पेंसिल से बनाना है। ध्यान रखें, ये वाली रेखा इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से। चलिए मैं आपको बताता हूं प्रिय मित्रों। मान लीजिए आपके पास में ये दो रेखाएं हैं, तो इस वाले को काट के इससे जोड़ देना है, बस इतना ही करना है। नीचे वाले को नीचे से जोड़ते चलना है। तो यहां आप समझ गए होंगे, ये वाला हो गया। अब इसको इसकी सीध में ही, ध्यान रखें एकदम सीध रहनी चाहिए। फिर यही हो गया, इसको यहां से काटेंगे तो इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे हमने काटा तो यह इससे जुड़ गया। फिर ये वाला पोर्शन जो होता है वो इससे जुड़ गया। ये वाला जो पोर्शन होता है प्रिय मित्रों, ये इससे जुड़ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाला डायग्राम आपके अभी तक समझ में आ गया होगा। लास्ट वाले को कतर मत देना। फिर प्रिय मित्रों लास्ट में क्या होता है कि ये जो तीन हैं, तीन को आपको काटना है, एक बीच वाली को छोड़ देना है। फिर तीन को काटेंगे कैसे, वही स्कीम लगेगी। इसमें इस प्रकार से आ जाएगा, यहां से मिट जाएगा, फिर यहां पर इस प्रकार से आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं यह आपके समझ में आ गया होगा। देखिए 1 2 3 को इसी प्रकार से काटना है जैसे ये है। अब प्रिय मित्रों इसको छोड़कर इनको नीचे इसका चिन्ह बनाना है, ऊपर नहीं बनाना है। तो हम यहां पे लिखेंगे, इसको काटकर ऐसे हमने कर दिया, फिर यहां पर इस प्रकार से ये हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रिय मित्रों ये चित्र आपके अभी तक समझ में आसानी से आ गया होगा। 7वीं पट्टी में बीच की पट्टी ऐसे ही छोड़ देंगे। अब चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा, इस प्रकार से यहां एक आप लाइन लगाना और इस पाइप को क्या करना प्रिय मित्रों, इधर भेज देना। इसमें एक यहां पर एक लाइन लगेगी और इसको हम इधर की तरफ निकाल देंगे। पहले काम ये कर लेना। देखिए ऊपर वाले से हमने इधर भेज दिया, नीचे वाले से हमने इधर भेज दिया। अब यहां पर क्या करेंगे, एक हम इस प्रकार से इसके चारों तरफ बाउंड्री बना देंगे। तो ये हमारे पास में इसके चारों तरफ क्या बन गई, बाउंड्री बन गई। अब हमें क्या करना है प्रिय मित्रों, यहां दो बोतल बनानी है। बोतल आसान है, इस प्रकार से आप बोतल बना देना। ये हमारे पास में थोड़ी बड़ी बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये बन गई एक बोतल और एक दूसरी बोतल हमारे पास में इस प्रकार से बन जाएगी। ये बोतल बन गई, यानी इनके बीचों बीच एक, यानी बराबर लाइन में आपको लगनी चाहिए। बोतल बन गई है, तो ये बन गई। अब करना क्या है प्रिय मित्रों, ये वाला जो पोर्शन है इसके, तो इधर वाले पोर्शन में हम क्या करेंगे, विलियन को प्रवाहित करेंगे। तो ये हमारे पास में इस प्रकार से एक ट्यूब में विलियन आगे जाता रहेगा। ये बन गया इस प्रकार से। एक हमारे पास में प्रिय मित्रों क्या होता है कि यहां से हमने इसको, ये यहां उससे ऊपर वाली लाइन से ये विलियन आएगा और आपको नली को कैसे भी लाके इसमें अच्छे से फिट कर देना। ये बन गया। अब क्या होता है प्रिय मित्रों, ये मान लीजिए यहां पर रोगी का क्या है, कोई हाथ है इस प्रकार से। ये जो हाथ है यहां हम इसका इस प्रकार से बना देते हैं। ये बन गया और ये मान लीजिए इसका अंगूठा बन गया। ये वाली लाइन जो है यहां पर फिर हम एक ऐसा ध्वनि वाला जो है पंप वाला पंप बना के इस प्रकार से कर देते हैं और यहां लग के आ जाते हैं और यहां पर एक सुई की तरह इसमें डाल देते हैं। फिर प्रिय मित्रों यह भी यहां जाता है और यहां पर इस प्रकार से यहां चला जाता है। मैं उम्मीद करता हूं ये चित्र आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रिय मित्रों होता क्या है, यानी इसमें क्या है कि जो अपोहन होते हैं, अपोहन जो पात्र होते हैं, इसमें बहुत सारी चयनात्मक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। एक ध्यान रखना, चयनात्मक अर्ध पारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली। जैसे आप कभी
आटा छानते हो तो चलनी देखते होंगे प्रिय मित्रों, वो भी चयनात्मक अर्धपारगम्य होती है। आटे को तो गुजरने देती है लेकिन कंकर पत्थर को नहीं गुजरने देती। तो इनमें से क्या होता है कि जो रक्त है, रोगी के रक्त को इसमें से गुजारा जाता है, तो इनमें से ये चयनात्मक अर्धपारगम्य नलिकाओं में से ये रक्त बहता है, तो इसमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ तो छन के अपोहन में आ जाता है। फिर क्या होता है, जो शेष शुद्ध रुधिर होता है उसको पुनः जो रोगी होता है उसके शरीर में प्रवाहित कर दिया जाता है। बस यही यहां पर हम लिखेंगे। तो चलिए यहां पर प्रिय मित्रों हमारे पास में रक्त का जो प्रवाह होगा, देखिए ये धमनियां हैं ऊपर वाली, तो रक्त का प्रवाह ऐसे होगा, इस प्रकार से रक्त आएगा। और फिर यहां पर ये शिराएं होती है, तो शिराओं से रक्त क्या है प्रिय मित्रों, इस प्रकार से चला जाता है, इसकी डायरेक्शन होती है। और ये अपोहन विलियन, इसमें हम लिखेंगे अपोहन विलियन। अपोहन विलियन ये होता है। और इसमें प्रिय मित्रों नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ आता है। क्या आता है इसमें, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ इस पात्र में एकत्रित हो जाता है। और ये जो हमारे पास में नलियां हैं प्रिय मित्रों, इन नलियों को कहते हैं चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली। चयनात्मक अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं, यानी नलिका कहते हैं, नलिका कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है यहां पर ये, इसको क्या कहते हैं, धमनी से पंप का मार्ग। पंप का मार्ग, यह ध्वनि से पंप का मार्ग कहलाता है। फिर इसको कहते हैं उपकरण से शिरा मार्ग। उपकरण से शिरा मार्ग कहलाता है। और इसमें प्रिय मित्रों जो प्रवाहित होता है उसे कहते हैं अपोहन विलियन। क्या कहते हैं, अपोहन विलियन कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं यदि ये चित्र आ जाए तो आप आसानी से समझ गए होंगे। अब देखिए इसकी क्रियाविधि क्या है। क्रियाविधि वही होती है प्रिय मित्रों जो अभी मैंने बताया था। रोगी के रक्त को, यानी जो रोगी होता है उसके रक्त को अपोहन के विलियन से गुजारा जाता है। और प्रिय मित्रों जो अपोहन होता है, हाँ तो प्रिय मित्रों अब इसको एक बार हम समझते हैं कि अपोहन, तो अपोहन यानी कृत्रिम ववक में बहुत सी अर्धपारगम्य चयनात्मक अर्धपारगम्य नलिकाओं का स्तर होता है। जो ये नलिकाएं अपोहन के विलियन में डूबी रहती है और इनका प्रासरण दाब, प्रिय मित्रों जो दाब होता है प्रासरण दाब वो मानव के रक्त के समान ही होता है। लेकिन अंतर इतना ही होता है इस विलियन में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ नहीं होते। जब मानव के रोगी के रक्त को इस अपोहन विलियन में से गुजारा जाता है, नलिकाओं में से गुजारा जाता है, तो ये नलिकाएं क्या करती है, इस रक्त में से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर लेती है,
अवशोषित करके अपोहन के जो विलयन है उसमें डाल देती है और शेष शुद्ध रुधिर होता है प्रिय मित्रों, वो वापस जो रोगी के शरीर में भेज दिया जाता है। इस प्रकार ये अपोहन की प्रक्रिया होती है। ये चित्र बनाने के बाद चलिए हम इनके बारे में लिखते हैं। बहुत ही आसान भाषा में लिखेंगे जिससे अपोहन की क्रियाविधि आपके समझ में आ जाएगी। तो यहां पर अपोहन की क्रियाविधि में जो है आपको अर्धपारगम्य नलिकाओं का स्तर, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो चलिए प्रिय मित्रों इसकी क्रियाविधि लिखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्रियाविधि मान लीजिए आ भी जाए तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगम्य नलिकाओं से युक्त होता है या बहुत सी अर्धपारगम्य नलिकाएं पाई जाती है जो अपोहन विलयन के पात्र में डूबी रहती है। इस अपोहन विलयन का परासरण दाब रक्त के दाब के बराबर होता है। तो यहां यह ध्यान रखें प्रिय मित्रों, एक शब्द जरूर लिखना, परासरण दाब रक्त के दाब के बराबर होता है। तो इनका समप्रासरणीय विलयन होता है जो हमारे अपोहन विलयन है उसमें। तो अब हम आगे जो स्टेप में लिखेंगे रोगी के, लेकिन यहां पर एक बात लिखनी है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ नहीं होते, बस अंतर इतना ही है। हमारे रक्त और अपोहन के विलयन में बस इतना ही अंतर होता है। रक्त में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ युक्त होता है, लेकिन जो अपोहन का विलयन है उसमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ नहीं पाए जाते। फिर हम प्रिय मित्रों लिखेंगे रोगी के रक्त को अपोहन नलिका से गुजारते हैं जिससे यह अर्धपारगम्य नलिका रक्त में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को विसरण विधि से अलग करती है तथा अपोहन विलयन में भेजती है। तो यहां पर ध्यान रखना प्रिय मित्रों,
ये अर्धपारगम्य नलिका रक्त में उपस्थित नाइट्रोजन पदार्थ को क्या कर लेती है, विसरण विधि से अवशोषित कर लेती है। फिर हम लिखेंगे शेष शुद्ध रुधिर को पुनः रोगी के शरीर में भेज दिया जाता है। बस यह इसकी क्रियाविधि है। तो चलिए लास्ट लाइन है, शेष शुद्ध रुधिर को रोगी के शरीर में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार इसकी क्रियाविधि होती है। बस आप यही ध्यान रखना, जैसे मेरे पास में एक कोई है प्रिय मित्रों अपोहन है। अपोह किसे कहते हैं, कोई पात्र है, इसमें से क्या होता है, रक्त आता है और यहां से वापस जाता है। तो रक्त आएगा, इसमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ रहेगा। तो यहां पर एक छलनी लगी हुई है। तो प्रिय मित्रों ये क्या करता है, रक्त इस पे गिरता है तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ यहीं रह जाते हैं, जैसे कंकर पत्थर रहते हैं, और शेष रुधिर वापस क्या है, यहां चला जाता है। लेकिन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ यहीं रहते हैं और यह फिर जो शेष शुद्ध रुधिर होता है पुनः रोगी के शरीर में भेज दिया जाता है। यानी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ युक्त रक्त को इस अपोहन में से गुजारा जाता है, तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ तो इसमें रह जाते हैं, वापस शुद्ध रुधिर हमारे शरीर में पंप कर दिया जाता है। इसी क्रियाविधि पर काम करता है हमारा अपोहन यानी कृत्रिम वृक्क कार्य करता है, जिसे डायलिसिस भी कहते हैं। और इसको अलग से क्या कर लेते हैं प्रिय मित्रों, यहां पर नली से प्राप्त कर लेते हैं नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को, और यहां नीचे से ये विलयन प्रवाहित होता रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं यह पार्ट आपके समझ में आ गया होगा। नोट लास्ट आपको क्या लिखना है प्रिय मित्रों, एक स्वस्थ मनुष्य, नोट लगा के लिखना है। नोट लगा के हम लिखेंगे एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 180 लीटर प्रारंभिक निस्पंद करता है, निस्यंद करता है। यानी हमारा जो किडनी होती है वो प्रिय मित्रों 180 लीटर जल को क्या करती है, छानने का कार्य करती है प्रतिदिन। तो प्रारंभिक निस्यंद करती है हमारी किडनी, एक दिन में कितना पानी छान देती है, 180 लीटर। तो यह आप ध्यान रखें प्रिय मित्रों। फिर हम कह सकते हैं लेकिन यह ध्यान रखना, मूत्र की मात्रा कितनी होती है, 1 से 2 लीटर होती है। यानी एक दिन में एक व्यक्ति कितना पेशाब करता है, 1 से 2 लीटर करता है। लेकिन पानी कितना छानता है हमारा ववक, 180 लीटर। शेष क्या होता है, हम कहें शेष जो निस्पंद है, निस्यंद है, उसका पुनः अवशोषण प्रिय मित्रों रक्त में हो जाता है। यह ध्यान रखें। और एक बात और ध्यान रखें प्रिय मित्रों, नोट लगा के लिख देना, कृत्रिम वृक्क में पुनर्अवशोषण नहीं होता, पुनः अवशोषण नहीं होता है। यानी जिसे हम कहते हैं रीएब्जॉर्बेशन, पुनर्अवशोषण नहीं होता है। यह था हमारे पास में इस प्रकार। और यह ध्यान रखें प्रिय मित्रों, जो मछलियां होती है, जलीय प्राणी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, पक्षी यूरिक अम्ल का करते हैं, मानव यूरिया का उत्सर्जन करता है। मानव का अपशिष्ट पदार्थ यूरिया होता है, पक्षियों का यूरिक अम्ल होता है, और जलीय प्राणियों का क्या होता है, यूरिया होता है। यह भी ध्यान रखें। और भी नए नए वीडियो आपके सामने महत्वपूर्ण आज के दिन में आते